जय हिंद दोस्तों, आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बताएंगे आपको कोशिका के बारे में। पिछली क्लास में हमने कोशिका के बारे में बताया था, उसकी खोज के बारे में, और आज हम कोशिका के प्रकार और ये किस किस की बनी होती है, इसके क्या कार्य हैं, इसमें किन किन जीवों में ये पाई जाती है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। चलो चलते हैं। कोशिका के प्रकार। कोशिका निम्न दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करते हैं और यूकैरियोटिक, दोनों के बारे में साथ साथ चलते हैं। हम इसमें एक लाइन खींच लेते हैं बीच में, जिससे समझने में आसानी होगी। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ अंगक भाग लेते हैं। अंगकों का उपयोग होता है जो इस पूरी कोशिका और पूरे जीव के शरीर में जो कार्य करने की और उसमें जो भी क्रियाकलाप है वो करने में जो अपनी भूमिका निभाते हैं, उन अंगकों को हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। पहला है अंगक। दिख रहा है यहाँ सर? दिख रहा है? ठीक है। अंगक। अंगक में पहला आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। सही दिख रहा है? ज़्यादा छोटा तो नहीं है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता या अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है या पाया जाता है। वो था ना
पाया जाता है, पाया जाता है। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर्द्रव्य जालिका की। अंतर्द्रव्य जालिका की तो अंतर्द्रव्य जालिका को अंग्रेजी में एंडोप्लाज्मिक कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हिंदी में लिख देता हूं अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है वो अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो यूकेरियोटिक कोशिका में यह उपस्थित होती है, उपस्थित होती है या पाई जाती है, एक ही बात है। अब बात करते हैं श्वसन तंत्र की। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली में होता है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली में होता है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम्स की। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं, 70S प्रकार के। इस प्रकार के पाए जाते हैं। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं, 80S प्रकार के पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन अभी और बता देते इसमें। बात करते हैं डीएनए की। डीएनए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए अर्धपूरित या अविकसित और एक सूत्रीय पाया जाता है। अविकसित व एक सूत्रीय पाया जाता है। बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में। यूकेरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है यह डीएनए पूर्णपूरित या पूर्ण विकसित व दोहरे सूत्र के रूप में पाया जाता है। दोहरे, पूर्ण विकसित व दोहरे
दोहरे सूत्र, यहां से दिख रहा है, दोहरे सूत्र के रूप में पाया जाता है। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कोई ले सकता है। मैं थोड़ा हट जाता हूं और ओबी और नेक्स्ट लिखते हैं इसके बारे में। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो इसके बारे में और लिखते हैं, नीचे जगह नहीं है इसलिए। बात डीएनए तक हो गई थी। अब बात करते हैं कसाबी का। कसाबी का जो अंगक है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक तंतु के रूप में पाया जाता है, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही तंतु होता है। एक तंतु होता है, दिखाई नहीं देगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। एक तंतु होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में कुल 11 है। 11 तंतु होते हैं। 11 तंतु होते हैं। बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो थाइलेक्वाइड में होता है। अबे यार क्या हो रहा है, थाइलेक्वाइड में होता है। थाइलेक्वाइड में होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये तो हो गई कोशिकाओं की बात, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। एक बार फिर से समझा देते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की बनी होती है, जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं पाया जाता, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बात करते हैं गोल्जी काय की, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में शायद गोल्जी काय छूट गया था मेरे हिसाब से, ऐसा लगता है। चलो वैसे बता देता हूँ। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो गोल्जी काय होता है वो नहीं पाया जाता या अनुपस्थित होता है, जो कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यूकेरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय पाया जाता है। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर्द्रव्य जालिका की। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अंतर्द्रव्य जालिका है वो नहीं पाई जाती या फिर अनुपस्थित होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर्द्रव्य जालिका पाई जाती है। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन की। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन होता है वह प्लाज्मा झिल्ली में होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो श्वसन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बात करते हैं
प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम की। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के पाए जाते हैं, जबकि 70S या 70S प्रकार के। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 80S या 80S प्रकार के पाए जाते हैं। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए की। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो अर्धपूरित या एक सूत्रीय के रूप में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए पूर्ण या दोहरे गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कशाभिका की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कशाभिका होती है वो एक ही तंतु होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 11 तंतु होते हैं। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है वो थाइलेकॉइड में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये तो हो गई कोशिकाओं की भाग और उसके प्रकार और उसके महत्व। तो आपके समझ में आ गया होगा जो भी है। अगर समझ में नहीं आए हैं तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लेना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो नेक्स्ट, अब इन्हीं कोशिकाओं में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं। तो उनको हम जो मुख्य हैं, बाकी सारों को खैर कोई वो नहीं है आने की, वैसे तो हमने सारे लिखवा ही दिए हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट हैं उनको हम लिखवा देते हैं। जो भी है उनमें से जहाँ से क्वेश्चन बनने लायक हैं तो उन पॉइंटों को हम लिखवा देते हैं, 2-4 पॉइंटों को। चलो लिखते हैं। भाई साहब गर्मी, अरे यार क्या करें, कोचिंग वाले पंखा भी नहीं लगाते। चलो अब इनमें से सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया टेढ़ा लिख गया शायद, सीधा लिखता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो सबसे पहले की थी फ्लेमिंग ने। बात करते हैं खोज की। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वह फ्लेमिंग ने की थी। फ्लेमिंग कब की थी? सन 1882 ईस्वी में। फ्लेमिंग 1882, ये 2 है, दिख रहा होगा आपको सही, 82 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग ने सन 1882 में की थी। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है ये इनको जो नाम देने वाले थे वो दो वैज्ञानिक थे जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था, यहाँ से लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यह नाम दिया था अल्टमान व सी बेंडा। वैज्ञानिक का नाम है अल्टमान व सी
बेंडा। वैसे अल्टमान की बात करें तो अल्टमान ने इसका नाम दिया था बायोब्लास्ट। अल्टमान ने जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया था ना वह बायोब्लास्ट दिया था। और जबकि बात करते हैं सी बेंडा की तो अल्टमान ने जो नाम दिया था इसका नाम था बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट बायोब्लास्ट दिख रहा होगा आपको, बायोब्लास्ट। जबकि जो बेंडा है, बेंडा ने जो नाम दिया था तो बेंडा ने तो इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया ही दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग ने सन 1882 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया नाम अल्टमान पे सी बेंडा ने दिया था। अल्टमान ने सर्वप्रथम इसका नाम बायोब्लास्ट दिया था जबकि सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया वसा हुए प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये बना किससे बना होता है कि यह वसा व प्रोटीन से मिलकर बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वसा हुए प्रोटीन से बना होता है। इसमें 65 से 70% प्रोटीन व 25% के समथिंग फास्फोलिपिड व 5% के समथिंग इसमें डीएनए पाया जाता है। 65 से 70% प्रोटीन व 25% फास्फोलिपिड व 65 से 70% प्रोटीन व 25% फास्फोलिपिड व 5% 0.5% डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में को ऊर्जा प्रदान करता है और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? ये ऊर्जा का जो निर्माण है वो एटीपी के रूप में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा दिख जाए कहाँ से? ऊर्जा का निर्माण ऊर्जा का जो निर्माण है वह एटीपी के रूप में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। ऊर्जा का निर्माण पहले लिखते हैं क्रेब, ये क्या है मैं क्या बनाता हूँ इस तरह से, अगर समझ में ना आए तो समझने की क्या है। क्रेब्स चक्र के रूप में ऊर्जा का निर्माण क्रेब्स चक्र के रूप में नहीं, क्रेब्स चक्र के द्वारा एटीपी के रूप में होता है। सॉरी, क्रेब्स चक्र के द्वारा, ये गलती होगी यहाँ से, क्रेब्स चक्र द्वारा
एटीपी के रूप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग ने सन 1882 में की। माइटोकॉन्ड्रिया नाम अल्टमान व सी वेंडा ने दिया था। अल्टमान ने सर्वप्रथम इसका नाम बायोब्लास्ट दिया था, जबकि सी वेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। बात करते हैं तो ये बना किससे होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वसा व प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसमें 65 से 70% प्रोटीन, 25% फास्फोलिपिड व 0.5% डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है और ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। ये दिख जाएगा क्या? ऊपर लिखता हूँ यहाँ से। ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं हट जाता हूँ, ले सकते हो। ले लिया होगा। यहाँ तक हो गया अपना। अब बात करते हैं, एक पॉइंट रह गया, अब उसको या लाइन में लिखवा दूँ या नोट के रूप में लिखवा देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ तक तो लिखवा ही दिया था कि ये जो कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घृह या इंग्लिश में बोलें तो पावर हाउस कहते हैं। कि जो कोशिका है ना, कोशिका को जो ऊर्जा कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है, इसलिए इसको कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। ये तो हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो ये तो हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की बात। हमने आपको कोशिका और उसके प्रकार के बारे में बताया था। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया। माइटोकॉन्ड्रिया कहते किसे हैं, इसकी खोज किसने की और इसका नाम किसने दिया, ये किससे बना होता है, इसमें किस किस का योगदान होता है, ये कोशिका का कौन सा ग्रह कहते हैं इसको, तो उसके बारे में हमने सब बात की। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे गोल्जी काय, लाइसोसोम व राइबोसोम के बारे में। अगर आपको हमारी इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों, जो भी आस पड़ोस में अपने भाई बहनों, सबको शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।